कभी सोचा है कि एक स्कूल सिर्फ पढ़ाई का नहीं बल्कि सपनों को उड़ान देने का भी ठिकाना हो सकता है। सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल, आजाद चौक कैंपस, गोरखपुर में हम आपके बच्चों के भविष्य को आकार देते हैं। यहां शिक्षा एक यात्रा है जो सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू से जुड़ी होती है। हम अपने छात्रों को सिर्फ पढ़ाते नहीं बल्कि उन्हें सोचने, समझने और कुछ नया करने के लिए प्रेरित करते हैं। कभी खेल के मैदान में जीत की खुशी तो कभी कला के रंगों में छुपी कल्पना। सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, उन्हें जीने के लिए होते हैं। तो आइए आपके बच्चे को दे वो शिक्षा जो उसे आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए तैयार करे। सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल, आजाद चौक कैंपस, गोरखपुर। शिक्षा के साथ भविष्य का निर्माण। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं दीक्षा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पे आइए डालते हैं एक नजर। बाल एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा आयोजित 5 दिवसीय पोषण पखवाड़े का आज एनेक्सी भवन में केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान की मौजूदगी में हो गया समापन। भाजपा द्वारा चलाए जा रहे वक्फ संशोधन बिल 2025 के जन जागरण अभियान द्वारा आयोजित कार्यशाला में भाजपा राष्ट्रीय महासचिव आर.एम.डी. अग्रवाल ने कहा कि विपक्ष बिल को लेकर लोगों को कर रहे हैं भ्रमित। विश्व पृथ्वी दिवस पर समाज, राष्ट्र एवं प्रकृति के संरक्षण में युवाओं की जवाबदेही विषय पर गोस्ट ब्रेक में आयोजित हुई गोष्ठी और माउंट हरा इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने निकाली रैली। और बढ़ रहे तापमान और सूर्य की तीव्रता से वातावरण में गर्मी और खुशी का है माहौल। लोग विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थों का कर रहे हैं सेवन। एफिडेविट की एक खास रिपोर्ट। और अब गतिविधियां विस्तार से। बाल एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा आयोजित 5 दिवसीय पोषण पखवाड़े का आज एनेक्सी भवन में केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान की मौजूदगी में समापन हो गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने गर्भवती महिलाओं को पोषण पोटली और नवजात बच्चों का अन्नप्राशन भी कराया। वहीं कार्यक्रम में जनपद की चयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को नियुक्त पत्र का वितरण भी किया गया। जनपद में 415 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की नियुक्ति किए जाने पर केंद्रीय मंत्री ने संबंधित विभाग को बधाई देते हुए कहा कि सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में आंगनबाड़ी की कार्यकर्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। पोषण पखवाड़े का पिछले 18 तारीख से चल रहा है। ये पूरा सप्ताह भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ये मिलकर पूरे देश में ये जो पोषण पखवाड़ा चल रहा है, इसमें विशेष तौर पर उन महिलाएं जो गर्भवती होती हैं उनको अपना विशेष ध्यान देने के लिए, एक जागरूकता फैलाने के लिए पूरे प्रदेश में एक अभियान के तौर पर आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम चल रहा है। और हम लोग का ये मानना है कि अगर जो तभी से जब महिला गर्भवती होती है तो अगर जो हम उसका ध्यान, उसको बताने का काम करें कि उसको क्या खाना चाहिए, उसके आने वाले बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये उसी के दरमियान ये कार्यक्रम आज हम लोग सब लोग मिलकर कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल 2025 में भाजपा द्वारा चलाए जा रहे जन जागरण अभियान के क्रम में राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल की अध्यक्षता में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में वक्फ संशोधन बिल को लेकर चल रही भ्रांतियों और उससे जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर डॉक्टर आर.एम.डी. अग्रवाल ने प्रकाश डाला। उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि विपक्ष इस बिल को लेकर लोगों में तरह तरह की भ्रामकता को फैलाने का कार्य कर रहा है, जो उचित नहीं है। इस बात को अच्छी तरह से समझ चुकी हैं कि उनका शासन अब कागज पे चल रहा है। अब उनके हाथ में 30% मुसलमानों के सिवाय कोई वोट बचा नहीं है। इसलिए टीएमसी के मुस्लिम गुंडे, भरी हुई है ऐसी मुस्लिम गुंडों की ही वो पार्टी है। टीएमसी के ही मुस्लिम गुंडे घूम घूम कर चारों ओर यह गुंडई कर रहे हैं, हिंदुओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। सरकार सबको नोट कर रही है। यह सिर्फ वक्फ अधिनियम के बहाने मुस्लिम वोटों की खेती करने का प्रयास ममता बनर्जी कर रही है। वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करने की भी मांग उठ रही है, तो क्या आपको क्या लग रहा है? ये निर्णय कोई संगठन नहीं लेता है,
हम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, लेकिन ये निर्णय भाजपा नहीं लेती है। मंडलायुक्त अनिल ढींगरा और जिला अधिकारी कृष्णा करुणेश ने कमरिया घाट पर बन रहे निर्माणाधीन पुल और रेगुलेटर का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यदायी संस्था ने कार्य की प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त कर कार्य को समयावधि में पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही सर्विस लेन के कार्य को अतिशीघ्र पूरा करने की बात दोहराई। कैथलिक ईसाई चर्च के प्रमुख धर्म गुरु तथा आध्यात्मिक नेता पोप फ्रांसिस का कल 88 वर्ष की उम्र में आकस्मिक निधन हो गया। पोप फ्रांसिस कैथलिक चर्च के 266वें पोप थे। सेंट जोसेफ कैथेड्रल में आज पोप फ्रांसिस की आत्मा की शांति के लिए अपने हाथों में जलती हुई मोमबत्तियां लेकर अनुयायियों ने धर्म बहने और पुरोहित की विशेष प्रार्थना की अगुवाई गोरखपुर धर्म प्रांत के चांसलर फादर राजेश तथा सेंट जोसेफ कैथेड्रल के पल्ली पुरोहित फादर जीजो एंथोनी द्वारा किया गया। आज हम लोग सेंट जोसेफ महागिरजाघर के प्रांगण में हमारे दिवंगत संत पिता फ्रांसिस की आत्मा शांति के लिए विशेष रूप से प्रार्थनाएं की। उनके लिए विशेष रूप से उनकी आत्मा शांति के लिए हम लोगों ने प्रार्थना की और उनके लिए श्रद्धांजलि हमने अर्पित की। ये कलीसिया के हमारे विश्वासियों के लिए एक बहुत बड़ी दुख की बात है कि हमारे आध्यात्मिक नेता संत पापा फ्रांसिस जो रोम में कार्यरत थे, उनका देहांत कल सुबह हुआ और कल से हम लोग 9 दिन के शोक मना रहे हैं। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के तत्वावधान में आयोजित विश्व पृथ्वी दिवस पर समाज, राष्ट्र एवं प्रकृति के संरक्षण में युवाओं की जवाबदेही विषय पर संवाद परक विमर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में शिव आध्यात्मिक पीठ त्रिवेणी धाम के स्वामी प्रभाकर सिंह ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि पृथ्वी की रक्षा का कार्य सीधी तौर पर मानव कल्याण से जुड़ा है। बात हम ना धर्म की करेंगे, ना हम उस ट्रेडिशनल संस्कृति की करेंगे, ना मंदिर और मस्जिद की करेंगे। हमारी चर्चा आज ओपन होनी चाहिए, खुला मंच होना चाहिए, क्योंकि यह जो मंच है इसके मूल में ही स्वतंत्रता है। इसी क्रम में माउंट हेरा इंटरनेशनल एकेडमी के बच्चों ने भी विश्व पृथ्वी दिवस पर रैली निकाली और आम जनमानस को जागरूक करते हुए पृथ्वी पर बढ़ रहे तापमान की चिंता को उजागर करते हुए वृक्षों के लगाने का आह्वान किया। भविष्य बचाओ, पृथ्वी बचाओ, भविष्य बचाओ, पृथ्वी नहीं तो जीवन नहीं, पृथ्वी नहीं तो जीवन नहीं। Go green, save green. Go green, save green. Every day. बढ़ रहे तापमान और सूर्य की तीव्रता से वातावरण में खुश्की का हर दिन बढ़ रही है। लोगों में शिकंजी, बेल का शरबत, गन्ने का रस और सत्तू का प्रयोग बढ़ना स्वाभाविक है। एफिडेविट टीम ने आज अपनी रिपोर्ट में ये पाया है कि लोग अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बाजार में उपलब्ध ऐसे पेय पदार्थों का सेवन कर रहे हैं जिसमें तरावट बनी रहे और भूख लगने से शरीर में प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़े। प्रस्तुत है एफिडेविट टीम की एक रिपोर्ट पंकज और पूजा के साथ। बढ़ते तापमान को देखते हुए सरकार ने भी अलर्ट जारी कर दिया है कि अभी और तापमान बढ़ने की आशंका है, तो जब भी घर से बाहर निकले तो ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करके ही निकले, जैसे गन्ने का जूस हुआ, चने का सत्तू हुआ या फिर शिकंजी हुआ। तो इस तापमान को देखते हुए हमने लोगों से जानना चाहा कि वो क्या चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं गर्मियों के मौसम में अपने आप को ठंडा रखने के लिए। तो आइए इन्हीं लोगों से जानते हैं कि वो किन पेय पदार्थों का ज़्यादा यूज़ करते हैं। नहीं, मैं तो बेसिकली जो है पर्सनली गुप्ता जी हमारे जानते हैं कि हम लोग कई सालों से गर्मी में जो है इनका सत्तू ही हम लेते हैं रेगुलर, और हम समझते हैं कि सत्तू पीने से जो हमारी देसी चीज़ है, सत्तू पीने से पेट साफ रहता है, ठंडगी रहती है और अच्छा भी लगता है, टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है। सत्तू पीने से बहुत सारे फ़ायदे हैं भाई। एक तो पेट की प्रॉब्लम जो होती है, क्योंकि आजकल डाइजेशन की समस्या सबको ही है, और गर्मी की वजह से सत्तू लेने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जो हमारे लीवर के लिए फ़ायदेमंद। धूप भी काफ़ी ज़्यादा, और शिकंजी या फिर कोई और पेय पदार्थ से ज़्यादा अच्छा, हाँ, शिकंजी से अच्छा तो हमको ये एक तो नेचुरल चीज़ें मिल गई हमको,
और शिकंजी से बहुत अच्छा। बेल का शरबत पीने से गर्मी से बचाव होता है। बेल का शरबत ही नहीं, जितने पेय पदार्थ हैं जैसे गन्ने का जूस हुआ, और ये तो कोल्ड ड्रिंक से बढ़िया भी है। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इससे बचने के लिए हम लोग बेल का शरबत पी रहे हैं। शुगर फ्री भी जो लोग पीना चाहते हैं वो भी पी सकते हैं। तो गर्मी से पीने के लिए तो बहुत सारे पेय पदार्थ से बाहर मार्केट में कोल्ड ड्रिंक, थम्स अप, बहुत से पेय पदार्थ होते हैं जो बिकते हैं, तो बेल का शरबत ही नहीं, मेरे समझ से मैडम है ना, ये प्राकृतिक है, इसलिए शरीर को ज़्यादा फायदा करेगा। और थम्स अप वगैरह ये सब एक तो प्राकृतिक नहीं है, सब मिलावटी चीज़ है, इसलिए उसको पीने की ज़रूरत नहीं है। जितना कोल्ड ड्रिंक आ रहा है मार्केट में, उससे ये बहुत बढ़िया है। घर पे आप लोग बचाव के लिए क्या करते हैं? जैसे सरकार बोल रही है गर्मी बहुत है, तो आप लोग पेय पदार्थ ज़्यादा पीजिए। सत्तू है, ये नींबू का रस पीते हैं, मौसमी का जूस पीते हैं, ये सब नेचुरल चीज़ें हैं, इसमें मिलावटी की संभावना नहीं है, इसलिए हम लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए आपको ज़्यादा बेनिफिट लगता है कि नेचुरल? हाँ। हम गर्मी से बचने के लिए बेल का शरबत पीते हैं, नींबू का शरबत पीते हैं और सत्तू घोर करके पीते हैं। ये गर्मी का मारक है, दवा है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह से बहुत अच्छा है ये। इसमें नेचुरलिटी है, और गर्मी से बचाव का सबसे अच्छा रास्ता है। गर्मी से बचाव के लिए आप लोग कौन सा पेय पदार्थ का ज़्यादा यूज़ करते हैं? बेल का शरबत इसके क्या फ़ायदे आपको नज़र आते हैं? पेट को ठंडा रखता है, और पेट सही है तो सब कुछ सही है। नींबू पानी और सोडा होता है उसमें, मसाला, जलजीरा, यही सब। क्या सोडे में ही सब बनता है शिकंजी? नहीं, पानी वाला भी है, सोडा वाला भी है, और आइस गोला भी है मेरे पास। क्या कैसे देते हैं, क्या? और पानी वाला शिकंजी जो है 10 रुपये का छोटा गिलास है और 20 का बड़ा गिलास है, और सोडा वाला शिकंजी जो है 20 का छोटा है, 30 का बड़ा गिलास है। किसकी ज़्यादा डिमांड है, पानी वाली या सोडा वाली? दोनों सेम। ज़्यादातर जो है ना, गर्मी तापमान बढ़ गया, क्या स्थिति है? हाँ, अभी तो मौसम डिमांड जो है ना अभी सही चल रहा है। सर, तापमान बढ़ गया। हम गुप्ता जी सत्तू वाले हैं, हमारी दुकान 15 साल से है। लोगों का हमारे पर बहुत विश्वास है। यहाँ लोग गर्मियों में बहुत ज़्यादा आते हैं। इसे पीने से थोड़ा शरीर में तरावट रहती है, शरीर स्वस्थ रहता है। इसमें हम काला नमक, सादा नमक, अजवाइन, जीरा, नींबू, प्याज, मिर्चा सब कुछ डालते हैं, इसलिए बहुत स्वादिष्ट होता है। इसलिए लोग बहुत चॉइस इसको गर्मियों में करते हैं। आजकल तो तापमान बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए लोग बहुत ज़्यादा संख्या में भीड़ होती रहती है। इसी के साथ गर्मी से राहत पाने के लिए ठंडे पेय पदार्थों पर हमारी विशेष रिपोर्ट का समापन होता है। आप गर्मी से बचने के लिए किन पेय पदार्थों का यूज़ करते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और लोगों ने हमें बताया कि वो गर्मी से बचने के लिए सत्तू का जूस, नींबू, खीरा, शिकंजी आदि चीज़ों का यूज़ करते हैं, जिनसे उन्हें बाहर निकलते समय ठंडक का एहसास हो सके। अपने सहयोगी रिपोर्टर पंकज के साथ मैं पूजा वर्मा, एफिडेविट। अप्रैल का महीना समाप्त होने में अब 1 सप्ताह बचा है, लेकिन जितनी तेजी से तापमान में वृद्धि देखी जा रही है, वो किसी भी दृष्टि से धरती, वातावरण और जन सरकारों से उचित नहीं प्रतीत हो रही है। बढ़ते तापमान के कारण पहले से ही चिकित्सकों, वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों ने सचेत करते हुए ये कहा कि आने वाला समय ज्यादा गर्म होगा और ऐसा भी संभव है कि लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तक की तापमान में वृद्धि हो सकती है। आज एफिडेविट संवाददाता ने तेज धूप और गर्म हवाओं का जायजा लेने के लिए सड़कों पर जब चारों ओर नजर दौड़ाई तो पाया कि अन्य दिनों की तुलना में सड़क पर नागरिकों की आवाजाही काफी कम है। बढ़ती हुई गर्मी को ध्यान में रखते हुए जिला अस्पताल में 14 बेड का हीट वेव कूल वार्ड स्थापित किया गया है, जिसमें 3 एसी, कूलर, पंखे, ORS घोल सहित अन्य चिकित्सीय व्यवस्थाएं की गई हैं। वरिष्ठ चिकित्सक जिला अस्पताल डॉक्टर VK सुमन ने हीट वेव कूल वार्ड की बाबत चर्चा करते हुए कहा कि मरीजों को बेहतर ढंग से उपचारित किया जाए, इसी के निमित्त इस वार्ड का गठन किया गया है। नमस्कार, एफिडेविट में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिलेश। जिला चिकित्सालय में बढ़ती हुई गर्मी और तपिश को देखते हुए न्यू बिल्डिंग में एक अलग सा वार्ड बनाया गया है, जिसका नाम दिया गया है हीट वेव कोल्ड रूम वार्ड। और इस वार्ड में क्या क्या सुविधाएं हैं मरीजों को और किस प्रकार से मरीज यहाँ पर आएंगे, उनको क्या क्या दवाइयाँ दी जाएंगी, उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, ये सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं ये बेड है, बेड पूरी तरीके से साफ सुथरे हैं, कूलर की व्यवस्था है, AC चल रहे हैं, पंखे भी हैं। साथ में जो अगर कोई क्रिटिकल केस आता है तो उसके लिए यहाँ पर वो तमाम संसाधन भी हैं,
आप देखिए वहाँ पर ऑक्सीजन और तमाम चीजें लगी हुई हैं। यहाँ पर सिस्टर लोग हैं जो अपनी जो दवाइयाँ मरीजों को दी जानी है वो उन दवाइयों को लेकर वो लगातार उन्हें चेक करती हैं, देखती है कि जो उनका टेम्परेचर है वो लगातार बना हुआ है कि नहीं। फ्रिज में दवाइयों को रखा गया है और मरीजों की सुविधाओं के लिए भी यहाँ पर देखिए ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है, एसी चल रहे हैं। और ये वार्ड जो है वो लगभग 14 बेड का है। इस वार्ड के जो प्रभारी हैं डॉक्टर वीके सुमन सर, जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं जिला चिकित्सालय के, हम बात करेंगे। सर, अभी मौसम का मिजाज कैसा है और मौसम के मिजाज को देखते हुए आप लोगों की तैयारियां कैसी? देखिए, मौसम में परिवर्तन हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले बारिश हो गई थी, अब मौसम में कड़ाके की धूप हो रही है, गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। उसको ध्यान में रखते हुए शासन के अनुसार हम लोगों ने हीट वेव वार्ड तैयार कर रखा है जो 14 बेड का है, जिसमें 10 पंखे हैं, 3 एसी हैं, 2 एयर कूलर भी हैं और हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में IV फ्लूइड है। साथ में प्रचुर मात्रा में हमारे यहाँ ORS घोल है, हमारे स्टाफ हैं और इस सबको ध्यान रखते हुए हम लोगों ने सुसज्जित सब हीट वेव वार्ड बना रखा है। सर, मरीज का तो कोई समय होता नहीं है, वो कभी भी किसी भी समय आ सकता है, उसके लिए क्या व्यवस्था है? उसके लिए हमारे पास सारी टीम तैयार है और जब इमरजेंसी में मरीज लैंड करेगा, मरीज आएगा, अगर उस तरह के डायग्नोसिस बनेगी उसकी मरीज की केयर हीट स्ट्रोक का मरीज है, उस तरह के मरीजों को एडमिट होगी और मरीज को यहाँ पे वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा और यहाँ पर इनकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगी। सर, कैसे पहचानेंगे हीट स्ट्रोक है या उससे कोई और परेशानी, कैसे मतलब इस बीमारी को कैसे पहचान सकते हैं? देखिए, हीट स्ट्रोक में मरीज आएगा तो रियली वो अनकॉन्शियस होगा, सेमी कॉन्शियस होगा, उसके साथ लाने वाले परिजन होंगे, ये हिस्ट्री ली जाएगी कि मरीज ये ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं और क्या कर रहे थे। जनरली हीट स्ट्रोक में वही प्रभावित होता है जो व्यक्ति काफ़ी हॉट में या बाहर धूप में अगर खेतों में काम कर रहा हो या फिर कोई भी काम हो, फिजिकल एक्टिविटी कर रहा हो और उसमें वो प्रभावित हो जाता है, शरीर से बहुत मात्रा में स्वेटिंग होती है, पसीना निकल जाता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है और वो मरीज जो है वो उस हीट स्ट्रोक से प्रभावित हो जाता है। उस कंडीशन में पेशेंट अनकॉन्शियस, बेहोश हो जाता है, डिहाइड्रेटेड हो जाता है, कभी कभी झटका भी आता है और ये मरीज के परिजन से हिस्ट्री लेने के बाद तो फिर मरीज को हम लोगों ने डायग्नोसिस बनाते हैं। बनाने के बाद कि हाँ रियल में ये हीट स्ट्रोक का पेशेंट है, एडमिट करते हैं, फिर उसके लाइन उसी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, फिर ट्रीटमेंट करते हैं। तो देखिए, आपको हम यही बताना चाहते थे एफिडेविट के माध्यम से कि जो मरीज हैं हीट स्ट्रोक के, हम उनको कैसे पहचानें और उनके लिए जिला चिकित्सालय में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। तो आपने सुना डॉक्टर सुमन साहब ने किस तरीके से बताया कि क्या लक्षण हो सकते हैं और कैसे हम उनका इलाज करेंगे, क्या व्यवस्थाएं होंगी। तो ये सारी चीजें हमने आपको दिखाई। खबर आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। एफिडेविट के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप से। और अब हमें दीजिए इजाजत। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।